कैसे हैं बच्चे? चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी सेट नंबर 14 का डिस्कशन, वॉल्यूम 3 एनटीपीसी रुक्मिणी पब्लिकेशन की ओर से। मैं साइंस शेखर साइंस के प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आया हूं। और बच्चे जैसा कि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा प्रश्न है। यहाँ देखिए, सीधे आते हैं हम लोग। ये देखिए पीछे निकल गया, तो ये क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि में से कौन सा यक्ष्मा और कुष्ठ। यक्ष्मा मतलब क्या हुआ? तो टीवी हो गया बच्चे। क्या हो गया? टीवी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा, टीवी बोलते हैं इसको। और ट्यूबरकुलोसिस ये किसकी वजह से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलीन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलीन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। और लिप्रेसी है तो ये भी माइकोबैक्टीरियम लिप्रेसी के द्वारा होता है। यहाँ देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलीन हो गया, ट्यूबरकुलीन। और दूसरा जो आपका है कुष्ठ है, लिप्रेसी, माइकोबैक्टीरियम लिपरेई के द्वारा, लिपरसी बोलते हैं कुष्ठ को, क्या बोलते हैं? लिपरसी। तो ये माइकोबैक्टीरियम लिपरेई के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम लिपरेई के द्वारा होगा। तो चलिए देखते हैं, लिपरेई के द्वारा होता है। कह रहा है कि दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो ये आपको पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड, पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड जो है दोनों के लिए उपयोगी है। यहाँ देखिए, ठीक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जो अनेक कार्यों में उपयोगी होता है। जबकि रिफेमेसिन जो है ये एमडीटी, ठीक है, आपको मल्टी ड्रग थेरेपी में इसका यूज करते हैं हम लोग। एमडीटी में एक ड्रग्स होता है रिफेमेसिन, इसका उपयोग आपको एक तरह से एंटीबायोटिक के रूप में ही किया जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो प्रति सूक्ष्मजीवी देखिए, पहला एंटीबायोटिक, प्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण किया था, प्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? निर्माण किया गया था, एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका निर्माण किया था, प्रथम एंटीबायोटिक का। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये एंटीबायोटिक कौन सा एंटीबायोटिक है? तो बच्चे पेनिसिलिन है। कौन सा है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करता है? ये देखिए एक लिक्विड होता है, ये आपका माँ का यूटरस है। तो यूटरस में क्या होता है कि बच्चे रहते हैं, और ये बच्चा जो है यह गर्भनाल द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये बच्चा आपको एक लिक्विड से घिरा हुआ रहता है जिसको एमनियोटिक लिक्विड बोलते हैं, याद रखिएगा, एमनियोटिक लिक्विड कहा जाता है, एमनियोन कहते हैं, एमनियोटिक लिक्विड कहा जाता है, या इसको कहा जाता है एमनियोन। क्या कहते हैं? एमनियोन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एमनियोन कहते हैं। और इसी लिक्विड को बाहर निकाल करके हम क्या करते हैं? तो भ्रूण के लिंग का पता भी लगाते हैं, और उसमें किसी प्रकार का अनुवांशिक रोग है या नहीं है उसका भी पता लगाया जाता है। इसको हिंदी में उल्ब या एमनियोन कहा जाता है। उल्ब या क्या कहते हैं? एमनियोन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, एमनियोन कहते हैं, एमनियोन कहा जाता है, ध्यान में रखना है इसको। तो उल्ब या एमनियोन कहा जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा कौन? उल्ब या एमनियोन। तो माँ के द्वारा बच्चों को जो पोषक पदार्थ मिलता है वो याद रखिएगा अपार पोषिका के द्वारा मिलता है, याद रखिएगा। योग सक जो है इसके अंदर जो है बच्चा क्या होता है, ध्यान में रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ग सही, ठीक है, कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? तो डिप्थीरिया, यहाँ देखिए डिप्थीरिया तो माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है, और न्यूमोकोकस के द्वारा निमोनिया होता है। कुष्ठ जो है अनुवांशिक, ये गलत बात है, अनुवांशिक रोग नहीं होता है। एड्स वायरस की वजह से होता है। सिफिलिस, ठीक है, ये जो है जीवाणु की वजह से होता है। सुजाग भी जीवाणु की वजह से होता है, जबकि एड्स जो है वायरस की वजह से होता है। तो ये भी सुमेलित नहीं हुआ। वर्णांधता आपको अनुवांशिक बीमारी है, आपको इसमें लाल हरे रंग की दृष्टि बाधित होती है। हेमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बच्चे? सिकल सेल एनीमिया में आप
आपका जो आरबीसी है वो हंसिए के समान आकार हो जाता है, जिसके कारण वह ऑक्सीजन को अच्छी तरीके से चिपका नहीं सकता और उसका मूवमेंट गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये वर्णांधता, ठीक है, आपको हिमोफीलिया और दात्र कोशिका, यह लिंग सहलग्न रोग है। कौन सा रोग है? लिंग सहलग्न रोग है। तो ये आपको सही, आपको यहाँ पर सी नंबर सही है। जरा इसमें देखिए, तो पोलियो, तो पोलीमेलाइटिस वायरस की वजह से होता है, ठीक है। जापानी, ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस ये भी वायरल डिजीज है। लेकिन प्लेग, पोस्टुरला पेस्टिस, ये जो है जीवाणु जनित रोग है बच्चे, जीवाणु जनित रोग है। तो ये गड़बड़ हो गया आपको एक इसमें जीवाणु जनित रोग आ गया। तो ध्यान दीजिए, एड्स जो है यह रेट्रोवायरस के कारण होता है। सिफिलिस, तो ये आपको जीवाणु जनित रोग है। सुजाक जीवाणु जनित रोग है, लेकिन एड्स जो है वह वायरल डिजीज है। वर्णांधता, लाल हरे रंग की दृष्टि बाधित होती है। हेमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। दात्र कोशिका, तो ये सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। इसमें जो आरबीसी का आकार है, आरबीसी का आकार जो है वो हो जाता है हंसिए के समान हो जाता है, जिसके कारण वह ऑक्सीजन को चिपका नहीं सकता है। तो यहां गड़बड़ हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका है। चलिए सीधे आते हैं हम लोग, यहां देखें, हाँ ये पीछे क्वेश्चन है आपका। तो सामान्य क्रियाशील पुरुष या सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक, ठीक है, मात्रा क्या होती है? तो ये 46 ग्राम होता है। यही अगर पुरुष होता तो पुरुष के लिए लगभग 56 ग्राम होता है बच्चे, 56 ग्राम होता है। प्रोटीन जो है यह शरीर निर्माता होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन आपका शरीर निर्माता है। कौन सा निर्माता है? शरीर निर्माता होता है, और ये शरीर की ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। ऊतकों का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करेगा। तो ध्यान में रखिएगा, ऊतकों का निर्माण करता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये प्रोटीन एमिनो एसिड का बना होता है। किसका बना होगा? एमिनो अम्ल का बना होता है। किस अम्ल का? एमिनो अम्ल का यह बना होता है। तो बच्चे ठीक है, ध्यान में रखिए, 56 ग्राम की आवश्यकता होती है। और यहाँ कितना ग्राम हो गया? 46 ग्राम हो गया। याद रखना है कि आपका देखिएगा मसल्स वगैरह जो बनता है वो सब आपके किसकी वजह से बनता है? तो प्रोटीन की वजह से ही निर्मित होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या आपका कह रहा है, एक खगोलीय एकक किसके बराबर होगा? तो बच्चे ये सूर्य है, ये क्या है आपका सन है, और ये आपकी पृथ्वी है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको खगोलक इकाई बोलते हैं, खगोलक मात्रक बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, औसत दूरी को बोलते हैं। और याद रखिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। और ये देखिए 1.496, इसको 149.6 कर लीजिए, इंटू 10⁻9 मीटर बोल लीजिए। और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? 150 इंटू 10⁻6, ठीक है, किलोमीटर बोलते हैं। और 150 10⁻6 को बोलते हैं मिलियन किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 150 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर हो जाएगा, मिलियन किलोमीटर हो जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? तो एक खगोलक मात्रक बोलते हैं या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा होता है। याद रखिएगा, तो मछलियों में क्या होगा? तो बहु असंतृप्त वसा पाया जाता है। यहां देखिए, बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है, ठीक है। यहां देख लेना आपको कि 2 तरह की वसा होती है। वसा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त वसा, ये जल्दी नहीं पचता है। और ठीक है, ये आपको क्या होगा? ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होता है। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन जल्दी नहीं पचता है। ध्यान में रखिएगा, जल्दी आपको नहीं पचेगा, जल्दी नहीं पचता है, जल्दी नहीं पचता है, एकदम याद रखिएगा, जल्दी नहीं पचेगा। लेकिन आपका असंतृप्त वसा जो होता है वो तीव्र गति से पच जाता है। असंतृप्त वसा, वसीय अम्ल या वसा जो होता है वो क्या होगा? आपका जल्दी पचता है। ध्यान में रखना है, क्या पचेगा? जल्दी पचता है, और ये तीव्र गति से पच जाता है। ये बहु असंतृप्त वसा होता है। याद रखना है, क्या बोल रहे हैं? बहु असंतृप्त का मतलब क्या होता है? तो मल्टी
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का यह बना होता है। यहां देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान करता है। और ये कितना ऊर्जा प्रदान करता है बच्चे? तो ये 4.2 ठीक है किलो जूल पर ग्राम ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रोटीन आपको शरीर निर्माता होता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव वृक्क असमरी यानी किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या होता है? देखिए किडनी जो है, किडनी में आपको एक स्टोन पाया जाता है किडनी में, ठीक है, स्टोन पाया जाता है, स्टोन पाया जाता है। और ये स्टोन बना होता है, किसका बना होगा? तो कैल्शियम ऑक्सलेट का बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। ध्यान में रखिएगा, किसका बना होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है, ध्यान में रखना है इसको। तो ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट का बनेगा। तो यहां ये हो गया। अब देखिए यूरिक अम्ल अगर आपके शरीर में गांठ में जम जाता है तो क्या होगा? आपको यूरिक अम्ल अगर आपके शरीर में जम जाता है तो याद रखना है कि गठिया रोग हो जाता है, गठिया रोग हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया CaCO3 और इसको हम संगमरमर भी कहते हैं। और कैल्शियम सल्फेट, और अगर इसमें डेकाहाइड्रेट मिला हुआ है यानी डाइहाइड्रेट मिला हुआ है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। तो बच्चे तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहां देखिए, आगे बढ़िए। 100 डेसिबल की आवाज की प्रबलता का स्तर संगत होगा। तो बच्चे सबसे पहले सुनाई भर देने वाली आवाज लगभग आपको 30 से 35 डेसिबल होगा। और जोर से आवाज अगर बात करें तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई को मापने के लिए हम डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं। सामान्य वार्तालाप की बात करें तो ये 50 डेसिबल होता है। क्या होता है? 50 डेसिबल होता है, याद रखिएगा 50 डेसिबल होगा। और शोर शराबे वाली गली की आवाज की बात करें तो ये लगभग आपको 60 से 80 डेसिबल के बीच होता है। और यंत्र के कारखाने की बात करें तो यह लगभग 80 से 100 डेसिबल के बीच की ध्वनि होती है। तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या हो गया? डेसिबल हो गया। याद रखिएगा ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होगा? डेसिबल होगा। और याद रखिए बच्चे कि ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान में रखिएगा, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होगा। कभी कभी इसको हम इस तरह से भी करते हैं, म्यू वाट पर मीटर स्क्वायर, म्यू वाट पर मीटर स्क्वायर भी हम कहते हैं, याद रखिएगा इसको। और इसका सामान्य मात्रक बेल होता है। और एक बेल बराबर कितना डेसिबल? तो 10 डेसिबल होता है। एक बेल बराबर कितना डेसिबल होगा? तो 10 डेसिबल होता है बच्चे। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। तो यंत्र कारखाने के शोर से उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी, ये देखिए सीडी, ये प्लेयर है, सीडी प्लेयर है। तो सीडी है या क्या बोलिए डीवीडी, सीडी, कुछ भी बात करते हैं। इसमें ट्रैक्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ट्रैक्स बने होते हैं। और ये ट्रैक्स को रीड करने का कार्य करता है लेजर। और लेजर जो है वो क्या होता है उसमें, ठीक है, लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। कौन सा बीम? तो लेजर बीम का प्रयोग करेंगे। और ये क्या करेगा? तो इसको रीड करेगा, रीड करने का कार्य लेजर बीम करता है, रीडिंग करेगा। और आपको ये बार बार पता होगा कि रीडिंग में जो लेंस का प्रयोग करते हैं हम लेजर बीम को उत्पन्न करने में, वह लेजर बीम को उत्पन्न करने के लिए कन्वेक्स लेंस का बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चे। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सीडी या डीवीडी में ट्रैक्स होते हैं जो लेजर बीम द्वारा पढ़े जाते हैं। और ये लेजर बीम को पढ़ने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आंसर हो जाएगा कौन सा? तो लेजर बीम हो जाएगा। कौन सा बीम होगा? लेजर बीम हो जाता है। तो बच्चे ध्यान में रखना है इन सब क्वेश्चन को, बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। आगे बढ़िए। भारत में ये देखिए प्रकाश तरंग के वायु से, यहां देखिए प्रकाश तरंग चला आपको एक माध्यम से, ये माध्यम 1 हो गया, माध्यम 1, तो माध्यम 1 से माध्यम 2 के तरफ गया, माध्यम 2 के तरफ गया। तो यहां देखिए क्या होगा, माध्यम 1 से जब माध्यम 2 में जाएगा तो ध्यान में रखिएगा कि सारे गुण बदल जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, आपको सघन से विरल में जाने पर, सघन से विरल में जाने पर तब यह अभिलंब से दूर भागता है, लेकिन विरल से सघन में जाने पर यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और बच्चे क्या होगा कि हमारा जो प्रकाश तरंग है, प्रकाश
तरंग, ठीक है। प्रकाश तरंग की बात जब भी चर्चा कीजिएगा तो दो बातों पर यहां चर्चा करना आवश्यक है। पहला क्या कि वेग और तरंग दैर्ध्य, वेग तरंग दैर्ध्य और आयाम। ध्यान दीजिएगा, वेग तरंग दैर्ध्य और क्या हुआ, आयाम। ये क्या होगा, ये आपको बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा। तो यहां देखिए आवृत्ति है तो गलत बात हो गया, नहीं होगा। वेग और आवृत्ति है, आवृत्ति आ गया, यहां भी आवृत्ति आ गया, तो क्या चेंज होगा, तो तरंग दैर्ध्य और वेग आपका चेंज होगा, लेकिन कौन चेंज नहीं होगा, तो आवृत्ति नो चेंज। याद रखिएगा, नो चेंज। और ये क्या होगा, ये सारे वेरिएबल्स चेंज होंगे, सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, चेंज होंगे। ध्यान में रखिएगा, सारे वेरिएबल्स, वेग, तरंग दैर्ध्य, आयाम, ये सभी वेरिएबल्स चेंज होंगे, लेकिन तरंग दैर्ध्य और वेग परिवर्तित नहीं होता है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दो तारों की लंबाई, क्षेत्रफल और प्रतिरोधकता सभी 1:2 में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम हो तो मोटे तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि R1 बराबर दिया हुआ है रो L अपॉन ए, रो L रो 1 L1 अपॉन क्या कर दीजिए, A1 कर दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। R2 बराबर दिया हुआ है रो 2 L2 अपॉन क्या, A2 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। अब हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहां देखिए R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चे ये आ जाएगा रो 1 अपॉन रो 2 इंटू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 इंटू क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1। तो यहां देख लीजिए A2 अपॉन क्या हो गया, A1 आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां देख लीजिए, ठीक है, 1:2, 1:2। यहां देखिए क्षेत्रफल और प्रतिरोधकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/2 अनुपात है, गुना क्या हो जाएगा, ये 1/2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2/1, ठीक है। तो उल्टा कर दिए, क्योंकि A1 अनुपात A2 आपको दिया हुआ है कितना, 1:2 दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। तो जब हम A2/A1 करेंगे तो 2:1 हो जाएगा, काट दीजिए। तो बच्चे ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रतिरोध कितना है, तो R1/R2, R1/R2 बराबर क्या होगा, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको R2 निकालना है, तो R2 बराबर 2R1। तो बच्चे 2 गुना 10 ओम हो गया, कितना हो गया, 20 ओम आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 20 ओम आपका आंसर होगा, सी नंबर आ जाएगा। देखिए कितना आसान चीज है। प्रतिरोध जो है वह लंबाई का समानुपाती होता है, प्रतिरोध जो है वह क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को हमने मिला दिया और यहां से ये फॉर्मूला निकल गया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो क्या होगा, उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है और ये देखिए 4 डिग्री सेल्सियस है और ये 10 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चे यहां से बढ़ रहे हैं तो यहां आयतन का मान घटेगा, घनत्व का मान बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ने पर आयतन का मान बढ़ता है, घनत्व का मान क्या होता है, घटता है। तो जल का घनत्व महत्तम कितना डिग्री पर, ये देखिए घनत्व जल का महत्तम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, उसका घनत्व महत्तम होता है। क्वेश्चन कह रहा है जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ले जाएंगे तो पहले आयतन घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ने पर आयतन का मान बढ़ता है। तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर क्या होगा, बढ़ता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और गुरुत्वजनित त्वरण 10 मीटर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण है, ठीक है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। आपको पता होगा कि वस्तु का भार बदलता है, वस्तु का भार परिवर्तित होता, भार बदलता है, लेकिन ठीक है भार बदलता है क्योंकि जी बदलता है, जी बदलता है, ध्यान में रखिएगा, जी बदलता है। चलिए, जी क्या होगा, बदलता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहता है, ध्यान में रखिएगा, अपरिवर्तित रहेगा। कौन, तो वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। एकदम याद रखिएगा कि वस्तु का द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 100 किलोग्राम हो जाएगा। कोई वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी पृथ्वी से चंद्रमा पर अगर ले जाएं या कहीं भी ले जाएं तो उसका द्रव्यमान कभी भी बदलेगा नहीं। भार W बराबर क्या होता है, तो भार W बराबर होता है बच्चे m इंटू जी होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। आगे बढ़ते हैं,
यहां देख लीजिए क्या कह रहा है, परमाणु के कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो जब भी परमाणु के कक्षा भरेगा कक्षा कैसे भरेगा, तो यहां देखिए कक्षा के भरने का नियम, कक्षा के भरने का नियम याद रखिएगा। कक्षा भरेगा किसके द्वारा, तो यहां पर आ जाएगा ऑफ-बॉ सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, ऑफ-बाउ का सिद्धांत। ऑफ-बाउ का सिद्धांत क्या कहता है कि देखिए पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, उसके बाद क्या होगा 2s में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में, तब जाके 3d में जाएगा। यह नियम ऑफ-बॉ का नियम कहलाएगा। देखिए ऑफ-बॉ का सिद्धांत, ऑफ-बॉ जो है, ठीक है, ऑफ-बॉ जो है वह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है, ठीक है, ईंटों से घर बनाना। यह सिद्धांत दिया गया था पॉली के द्वारा। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन के कक्षा के बाहर स्थान और, ठीक है, आपको उसके संवेग का गुणनफल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बटा 4 पाई होता है। जबकि हुंड का नियम क्या बताता है, तो हुंड का नियम जो है यह बताता है कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है पहले आपको एकल भरेगा, सिंगलेट भरेगा, और बाद में वह क्या होगा, डबलेट भरेगा, यानी युग्म में भरता है। तो ध्यान में रखिएगा, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि आपका जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम संख्या जो है, किसी भी तत्व के परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। ये किसका सिद्धांत है, तो ये पॉली का सिद्धांत है। चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होगा, चारों क्वांटम संख्या याद रखिएगा बराबर कभी भी नहीं होगा, बराबर नहीं होता। ये किसका सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत है पॉली का। किसका, पॉली का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का आपको क्या होगा, जल अपघटन संभव है। बच्चे क्या हो जाएगा, इसका जल अपघटन आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो जल अपघटन कर सकते हैं। जो भी पदार्थ का जल अपघटन किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि उसका वह अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति होगा। और कॉपर सल्फेट जब भी चर्चा कीजिए तो इसको हम लोग कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O को हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। और यह कवकनाशी भी में उपयोग होता है। ये फंगी साइट्स में, कवकनाशी में इसका उपयोग हम लोग करेंगे, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, उस पदार्थ का 3/4 क्षय होने में, तो बचा कितना भाग, तो 3/4 क्षय, 3/4 क्षय, तो बचा भाग 3/4 क्षय, तो बचा भाग कितना बचा भाग भाई, तो बचा भाग हो गया, ठीक है, 1 माइनस 3/4, ये हो जाएगा 1/4। तो बचा भाग बराबर क्या हो जाता है, बचा भाग बराबर क्या होगा, तो 1/2 टू द पावर n। कितना भाग बचा है, 1/4। तो इसको निकाल लीजिए, तो n का मान आ गया कितना, 2। अब देखिए, ठीक है, कुल समय बराबर क्या होता है, कुल समय बराबर, ठीक है, अर्ध आयु गुना क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अर्ध आयु गुना क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो बच्चे अर्ध आयु कितना है, 4 महीना, 4 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 मंथ्स हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 8 महीना। क्या, जितना भाग बचेगा उसका 1/2 टू द पावर n कर लीजिए, वहां से n का मान निकाल लीजिए। कुल समय बराबर क्या होता है, अर्ध आयु गुना n कर लेते हैं, इससे आपको कुल समय ज्ञात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा कि क्या कह रहा है कि किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, गलत बात है, ठीक है। चलिए यहां देखिए, किसी विलयन में विलय के योगों से इसका जल विभव बढ़ जाता है, तो यही कथन आपको क्या है, सही है बच्चे। यही कथन क्या होगा, आपको सही होगा, क्योंकि किसी विलयन में जो विलय के योग होते हैं वह हमेशा उसके, ठीक है, जो वाटर पोटेंशियल होता है उसके मान से हमेशा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान में रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, फिर देख लेते हैं, किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, गलत बात है, अधिक होता है। जब किसी विलयन को एक अर्धपरागम झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। ये भी आपको क्या हुआ, गलत हो गया। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो बच्चे, प्रकाश रासायनिक धूम जो बनता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो है जिसका निर्माण होता है वह है ओजोन। क्या होता है, ओजोन। याद रखिएगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग जब भी चर्चा कीजिए तो किसका निर्मित होता है, तो ये हो गया आपको कोहरा, क्या होगा, कोहरा, फिर क्या होगा, धुआं, फिर क्या होगा, इसमें कुछ मात्रा में प्रकाश आके मिल गया, फिर देखिए क्या होगा, इसमें
नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्साइड होगा और आपको ओजोन आके मिलेगा। चूंकि नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड दिया है तो गलत हो गया। मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। बच्चे, द्रव्यमान वही रह रहा है तो आपको पता है कि जी डैश बराबर क्या होता है, तो याद रखना है कि जी बराबर होता है GM बटा R स्क्वायर। क्या होगा? R स्क्वायर। ऊपर लेके चलेंगे, त्रिज्या क्या हो जाए? R⁻²। अब कह रहा है कि -2 इंटू R, याद रखिएगा R प्रतिशत, -2 इंटू R प्रतिशत। अब कह रहा है कि त्रिज्या 1% कम हो रहा है। 1% कम मतलब क्या हुआ? तो R का मान -1% हो जाएगा, कम का मतलब। तो -2 इंटू -1 कर लीजिए प्रतिशत, तो माइनस क्या हो गया? +2%। यानी त्रिज्या आपको कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जी आपको जब भी, ठीक है, बढ़ना या घटना जो भी होगा उसको कीजिए प्रोपोर्शनल टू -2 इंटू R। अब ये R अगर मान लीजिए बढ़ जाता, प्लस हो जाता, तो प्लस माइनस तो घट जाएगा जी का मान। अगर या ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस, यानी ये क्या होगा? बढ़ेगा। माइनस होगा, घटेगा तो बढ़ेगा, R का मान घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा, और प्लस होगा तो याद रखिएगा ये क्या होगा? घटेगा। यानी त्रिज्या का मान, ठीक है, अगर बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, चल रहे हैं एक मैदान, ये तो मैथ है। चलिए, कौन सा एक कथन सही है? न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है। नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम ईंधन के रूप में, ये गलत हो गया आपको, क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर में जब भी ईंधन की बात करेंगे तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है, ये सही है। CaCO3, ये एकदम आपको सही है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग हम लोग करते हैं इसमें। अब देखिए, ठीक है, बोर्डो मिश्रण में क्या होगा? बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट नहीं भैया, कॉपर सल्फेट और चूना का प्रयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 और चूना का उपयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा C नंबर। यशस सम्मिश्रण का प्रयोग दंत पूरक धातु में किया जाता है, तो यह भी आपका सही है। तो इसमें सही है पूछ रहा है, सही है, तो ये क्या सही होगा? तो ये सही हो जाएगा, ये बोर्डो मिश्रण गड़बड़ है, सही है पूछ रहा है, तो बी नंबर आंसर से। यशद मिश्रण नहीं बोलिए, क्या बोलते हैं? यशद मिश्रण। पारा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, पारा और जिंक का बोल रहा है। जनरली हम लोग दांत को भरने में, ठीक है, आपको सोना प्लस मरकरी के, ठीक है, मिश्र धातु का उपयोग करते हैं दंत पूरक में, ठीक है, सोना और मरकरी का प्रयोग करेंगे। यहाँ यशद सम्मिश्रण है, यशद मतलब होता है जिंक का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये यहीं तक था आपका सेट। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट इसमें सेट नंबर 15 में। बच्चे खूब अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से परीक्षा दीजिए। आज से आपका स्टार्ट हो रहा है नया सेशन, तो बच्चे अपने आप को केंद्रित कीजिए पढ़ाई पर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हल करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।